आदाब, तहजीब टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मारूफ रजा। बड़ी बात में आज उस बड़े मुद्दे के साथ मैं हाजिर हूं जिसने इस सर्द मौसम को पिछले एक महीने से गर्मा रखा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के इंतखाबात की। कल यानी इतवार के दिन इंतखाबात होने हैं और 7 तारीख को ये तय हो जाएगा कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर पर कौन अगला सदर होगा और पूरी टीम किसकी होगी। जाहिर सी बात है, इससे पहले 2 एपिसोड में मैं आपको दोनों ही दावेदारों से और उम्मीदवारों से मिलवा चुका हूं, रूबरू करवा चुका हूं और उनके दावे भी आपके सामने पेश कर चुका हूं। आज मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। दोनों जानिब से मेरे पास 5-5 लोग मौजूद हैं जो कि उनके साथ मौजूद है। जाहिर सी बात है, एक पूरी टीम है आरिफ मोहम्मद खान साहब की और एक पूरी टीम है सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की। आप सबका खैर मकदम है। थैंक यू। इस मुद्दे पे मैं बात करूंगा और खुल के बात करूंगा। जाहिर सी बात है कि गरमाया हुआ मुद्दा है और एक वो सेंटर है जो इस वक्त पूरी तरीके से सबकी निगाह में है। मैं पहले अपने मेहमानों को आपसे रूबरू करा दूं। मेरे साथ मौजूद है अनीस दुर्रानी साहब, कांग्रेस से हैं और लगातार डिबेट में आते हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं और अपनी राय का इजहार करते रहते हैं। लेकिन आज जो राय है वो कुछ और होगी। क्या होगी उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है दूसरे मेहमान, अपना नाम बताएं। अतहर जिया साहब, जो कि आरिफ मोहम्मद खान साहब के साथ हैं, उनके पैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या उनके वादे हैं, क्या उनके इरादे हैं, उनसे पूछेंगे। मेरे साथ मौजूद है तस्लीम मलिक कुरैशी साहब, आपका भी खैर मकदम है। जी शुक्रिया साहब। पहले सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा तहजीब टीवी को, मारूफ रजा साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद है जिमी जैदी जी, आरिफ मोहम्मद खान साहब के साथ है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डेमोक्रेसी में ऐसी डिबेट्स होती रहनी चाहिए। जी, हम भी करते रहेंगे। तहजीब टीवी का भी मकसद ये है कि डेमोक्रेसी में डिबेट भी होनी चाहिए, बात भी होनी चाहिए और किसी ना किसी सॉल्यूशन के साथ हम आते रहें ताकि अपने इस कौम की, अपने इस मुल्क की सही रहनुमाई और नुमाइंदगी पेश कर सकें। मेरे साथ मौजूद हैं सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के पैनल को सपोर्ट करने के लिए शबी फातिमा साहिबा, आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम रज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया। मेरी राय रखेंगे आप? जी बिल्कुल, राय रखेंगे। मेरे साथ मौजूद है अगले जो मेहमान है वो है नजर अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया और जमहूरी अमल को आपने आगे बढ़ाया, इसके लिए भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। माजिद देवबंदी साहब, इनके नाम से भी वाकिफ है, बहुत ही मारूफ और मशहूर शायर हैं, सहाफ़ी हैं और इस वक्त तहजीब टीवी के स्टूडियो में मौजूद है। आपका खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया। तहजीब टीवी के आज के डिस्कशन में मुझे उम्मीद है कि तमाम जो शुरका हैं वो तहजीब का ख्याल रखते हुए बिल्कुल बिल्कुल तहजीब के साथ ही सारी बात रखी जाएगी। सलामुद्दौला साहब एक बड़ा नाम है, लगातार डिबेट में रहे, कांग्रेस में, एनसीपी में और कई बड़े ओहदे में रहे। अब जो है सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के साथ हैं। जी, आपका भी खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं तो सिर्फ यहाँ इसलिए आया हूँ जो आपने ठंड का जिक्र किया, गर्मी हो रही है 1.5 महीने से, उसे ठंडा करने आया। ठीक है, अब देखेंगे ठंडा होगा कि गर्म होगा। मोहम्मद फुरकान साहब हैं, मेयर हैं आप और इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, एक अच्छा आपने इंतज़ाम किया है और इससे मैं समझता हूं कि लोगों में जो मैसेज आएगा वो अच्छा ही जाएगा। मैसेज अच्छा ही जाएगा। चलिए इस पूरी बहस का आगाज करते हैं और मैं सबसे पहले आऊँगा अनीस दुर्रानी साहब के पास कि अनीस दुर्रानी साहब के क्या विज़न है, उनकी अपनी टीम के क्या विज़न है, किस मकासद को लेकर के, किस गोल को लेकर के वो आरिफ मोहम्मद खान साहब के साथ हैं और क्यों है। अनीस साहब देखिए, बुनियादी तौर पर मैं इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर से गुज़िश्ता जब से शुरू हुआ है तभी इस मूवमेंट से जुड़ा हुआ रहा हूँ और इसलिए मुझे इस बात का एहसास भी है कि जो कुछ इसके नज़्बुल ऐन थे, जो कि कुछ मकासद थे वो पूरे नहीं हो पाए। अच्छा। तो उसको अब मैं समझता हूँ कि आरिफ मोहम्मद खान बेहतर रहेंगे उम्मीदवार उन मकासद की तकमील के लिए। अच्छा, मकासद पे ज़रा थोड़ा सा आप नज़र डालें, हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे वो कौन से मकासद थे जो अब तक पूरे नहीं किए गए। देखिए, मेरे हिसाब से 3 अहम मकासद थे। एक तो ये थे कि कम्युनिटी के नौजवान तलबा को, पढ़े लिखे बच्चों को IAS, IPS, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज वगैरह के लिए तैयार करना। जी जी। और इसकी शुरुआत सेंटर बनने से पहले इस काम की शुरुआत हो गई थी। अच्छा। और उसके बाद जब से ये बिल्डिंग बनी है, और बिल्डिंग बनने से पहले तकरीबन 10 साल के अंदर 200 बच्चे हमारे तैयार हुए वहाँ से, जिन्होंने IAS, IPS और दूसरे अलाइड सर्विसेज में कामयाबी हासिल की। लेकिन जब से ये बिल्डिंग बनी है और जो उसके ऊपर गोया एक ग्रुप इलेक्शन जीत कर आया था उस वक्त,
वो मैं समझता हूँ मकासद की तकमील नहीं कर सका। मकासद की तकमील नहीं कर पाया। अनीस दुर्रानी साहब कह रहे हैं कि जो ग्रुप आया, जो ग्रुप अब तक था, वो अगराज व मकासद जो थे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के, वो पूरे नहीं हुए। देखिए, दुर्रानी साहब ने कहा वो वहाँ से जुड़े हैं और अरसे से जुड़े हैं। मैं तो वहाँ से जुड़ा नहीं हूँ, मैं मेंबर भी नहीं हूँ। जी जी। मैं ये कह सकता हूँ कि अगराज व मकासद तो पूरे हो रहे हैं, हाँ। लेकिन हमारे भाई दुर्रानी साहब के हिसाब से नहीं हो रहा है। अच्छा जी हाँ। अच्छा, वो कौन सा हिसाब है? अब वो ही बताएंगे। वो हमें तो सबको नजर आ रहे हैं, वोटरों को नजर आ रहे हैं। अच्छा। अब उनको नजर नहीं आ रहा है तो वो। लेकिन जिन पॉइंट्स को उन्होंने सामने किया, क्या माजिद देवबंदी साहब समझते हैं कि जो सवाल उठा है उन तमाम पर काम हुआ है अब तक? देखिए, सवाल ही गलत है, इसलिए कि 15 साल में हम मुसलमानों का ताजमहल IICC आज खड़ा हुआ है। अच्छा। तो ये सवाल ही गलत है कि काम नहीं हुआ। अच्छा। सवाल करने का हक मेरी नज़र में उसको होता है जिसने सबूत दिया हो कि वो मीटिंग्स में आया हो, उसने राय दी हो, वो रेगुलर उसकी खिदमत में रहा हो। 15 साल की अहम तरीन खिदमत के बाद ये सवाल ही बेकार हो जाता है। आज मेरी नज़र में उस पर फ़ख्र करना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश की जाए। कोशिश ज़रूर है, जाहिर सी बात है, कोशिश जितनी की जाएगी उतने बेहतर नतीजे निकलेंगे। जैसा क्या कहेंगे, बिल्डिंग अच्छी हो गई है, ताजमहल जैसी है और काम काफ़ी चीज़ हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि खला है? ऐसा है कि मैं इस सिराज भाई का बहुत बड़ा सपोर्टर भी रहा हूँ। हाँ। और हम लोग और आरिफ भाई सिराज भाई का रिस्पेक्ट भी करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। जी। लेकिन जो इस सेंटर का मकसद था कि ये एक ओपिनियन लीडर हो और जिनकी बातें और एक अपना व्यू पॉइंट दे सके, जो पॉलिसी मेकर्स हैं नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, और जो इसका स्टेचर होना चाहिए था इन कंपैरिजन विद इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और दीगर इस तरह के जो थिंक टैंक्स हैं और जो इस तरह के बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं जहां की बातों को पूरा दुनिया नोटिस करती है, उस लेवल पे ये नहीं आ सका। और इसमें कोई ज्यादा अमल भी नहीं किया गया। अच्छा। इस सिलसिले में ऑफ कोर्स उसको मैनेज किया गया, इट वाज अ वेरी वेल मेंटेन्ड एंड ऑनेस्टी थी, सब कुछ था। बट दैट काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल इनपुट, दैट काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल कनेक्ट वाज मिसिंग आउट देयर। एंड फॉर दैट जस्ट अ सेकंड, लेट मी अगराज़ व मकासद पर बात हो रही है बार बार, माशाल्लाह। बहुत आप थोड़ा सा टाइम, हाँ मैं सबको टाइम दूंगा, बताएं थोड़ा सा। देखिए, मैं भी 84 एंड से इस सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ, रहता भी लोधी रोड पे था। और हम सब में बेशतर लोग सिराज भाई के कभी ना कभी बहुत करीब रहे हैं, आज भी करीब है, इससे इनकार नहीं कर रहा, और उनके सपोर्टर भी रहे हैं। सिराज भाई ने काम भी बहुत करा है और इसको इतना बड़ा फिनिशिंग का काम कम से कम उन्होंने करा है, स्ट्रक्चर के बाद का काम उन्होंने करा है, मेंबरशिप बढ़ाई है, ये सब करा है। हमारे माजिद भाई ने इसे ताजमहल कहा, अगर मैं बहुत माजिद भाई के लफ्ज़ों में कहूँ तो ताजमहल तो बन गया, मगर उसमें रूह फूकी जानी बाकी है। अच्छा। इसके अर्गाज़ व मकासिद पूरे करके। अच्छा, रूह फूकी बाकी जानी है, बिल्डिंग बन गए फुरकान साहब, पूरा का पूरा एक खूबसूरत ताजमहल बन गया, लेकिन जो जान है वो नहीं है। क्या वो जान सिराजुद्दीन कुरैशी साहब फूक पाएंगे, और अब तक क्यों नहीं फूक पाए? ऐसा है, हमारे बुजुर्गों ने जो ख्वाब देखा था जी, उसको बना के खड़ा कर दिया बुजुर्गों की मदद से। सिराज साहब का अहम रोल है जी। और अल्लाह का शुक्र ये है, मैं जितने इंटरव्यू देख रहा हूँ, यहाँ हो या बाहर हो, हर आदमी ये तस्लीम कर रहा है सिराज साहब ने काम किया है। अच्छा। जब सिराज साहब ने काम किया और यहाँ तक आ गया, उसमें कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हो रहा, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, चाहे मुल्क लेवल पे हो, चाहे दुनिया से नुमाइंदे आते हो, वो सब आते हैं वहाँ पे, हर चीज़ मौजूद है। लेकिन हर चीज़ में एक वक्त लगता है। बन के यहाँ खड़ा हुआ है, जो कमी महसूस कर रहे हैं हम वो भी पूरे सिराज साहब कमी भी पूरी करेंगे, फुरकान साहब का कहना है। मेरे साथ एक खातून है, शबी जी, क्या कहेंगी? ताजमहल भी मौजूद है और जिसने ताजमहल बनाया वो भी मौजूद है, और इस बार वो उस ताजमहल के दोबारा से भी दावेदार हैं। क्या लगता है इस दावेदारी में कितनी पुख्तगी है? क्या देखिए, ये ताजमहल वाली बात बहुत अच्छी है, ये एक बात है, एक कहने का तरीका है इंसान का। क्या वहाँ से काम नहीं हो रहे? मैं वहाँ से जुड़ी हूँ, मैं वहाँ पर पिछले उसमें उन्होंने मुझे एसोसिएशन में लिया था, चाइल्ड वीमेंस एसोसिएशन में, वहाँ मैंने काम किया।
हमने अपने मेंबर्स के लिए भी प्रोग्राम कराए, हमने बच्चों में आपस में कंपटीशन किया, हमने उसके अलावा एग्जीबिशंस लगवाई, हमने गरीबों के लिए काम किया। अब भी हमारी तालीमी किटी चलती है इस्लाम की। शायद इल्म नहीं है, वो आते नहीं है, इसलिए वो सारी चीज़ें, वो जो काम है उनकी नॉलेज में नहीं है। मेरे साथ बैठे हैं तस्लीम मलिक कुरैशी साहब। अगराज़ व मकासद पर बात हो रही है लगातार। सवाल ये है कि बिल्डिंग ज़रूरी थी, जगह ज़रूरी थी, उसके बाद अगराज़ व मकासद भी ज़रूरी थे, लेकिन इन सब का एक प्रोसीजर है। क्या तमाम हजरात जो इस जानिब हैं या जो मेंबरान हैं, उन अगराज़ व मकासद को लेकर के उन्होंने कमेटी में रहते हुए, मेंबरशिप में रहते हुए सवालात उठाए? देखिए, ऐसा है, सबको अपनी बात कहने का हक हासिल है। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम जी रहे हैं। इंडिया इस्लामिक सेंटर जो है मिली इदारा है, और इसको जो बनाया था, तो हमारे बुज़ुर्गों ने जब बनाया था तो ये सोच के बनाया था कि हम यहाँ मुसलमानों की और बिलखुसूस दूसरे हम मज़ाहिब के जो लोग हैं उनको साथ बैठ के हम यहाँ कुछ काम करेंगे। मेरे नज़र के हिसाब से, क्योंकि मैं 2000 से इससे जुड़ा हुआ हूँ, पहला चुनाव मैंने सिराज साहब के साथ में ही था, क्योंकि उसके बाद मैंने फिर सलमान साहब को लेकर आया कि आप आइए। बदलाव हमेशा जो होता है बेहतर के लिए होता है, और कुदरत का कानून है कि चेंज इज़ ऑलवेज बेटर। उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने बनाया है, वो पहले से बिल्डिंग तैयार थी, उसका पूरा सेटअप तैयार था। हाँ, उसमें उन्होंने सिराज साहब का कोई कंट्रीब्यूशन, सिराज साहब का जो कंट्रीब्यूशन है उनका इतना था कि उन्होंने 50 लाख रुपया दिया था, जो बाद में विड्रॉ किया। डॉक्टर महमूद रहमान साहब मेरे अजीज तरीन दोस्त थे, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे। उन्होंने 4 करोड़ रुपया बैंक से लिया था, और उसमें से उन्होंने 50 लाख अपना विड्रॉ किया। उन्होंने रेनोवेशन कराया, हम उसकी उनकी मुबारकबाद देते हैं, लेकिन वो उसके मालिक नहीं है। जाहिर सी बात है, मालिक को मलकियत अपनी नहीं समझनी चाहिए। इसलिए उनको ये चाहिए कि जब कोई और खिदमत करना चाहता है तो भाई मतलब बेइज्जत क्यों है? 15 साल खिदमत का मौका हर किसी को मिलना चाहिए। मलिक कुरैशी साहब का ये कहना है, बेइज्जत क्यों है? नजर बसा, क्या बात है? 3 बार हो चुके थे, 15 साल हो चुके थे, अब बेइज्जत क्यों है? छोड़ देना चाहिए था। देखिए, अभी जब ये बात कही कि जमहूरी निज़ाम में ये सबको हक हासिल है कि वो इलेक्शन चाहे लड़े चाहे न लड़े, किसी का दबाव नहीं। दूसरी बात यह कि क्या सर सैयद अहमद ख़ान अगर 50 साल और ज़िंदा रहते तो क्या उनको हटा दिया जाता? कोई भी अगर अच्छा काम करता है तो उसको बार बार मौका इसलिए देते हैं अवाम कि वो आजमाया हुआ होता है। नए हाथों में कमान देने से लोग घबराते हैं, ये इंसानी फितरत है। अच्छा। इसी बुनियाद पर कि वो काम की बुनियाद पर, अपने खिदमात की बुनियाद पर आने वाले सालों के लिए वो उम्मीदवार है। अच्छा, ये कहना है कि एतमाद नहीं हो पाया, नए आदमी को थोड़ा सा परखने में, जांचने में दिक्कत होती है, तो क्या कहीं ना कहीं ये दिक्कत जो आपके यहाँ पर सदर है उनके साथ भी दिक्कत है? हालांकि उनका एक बड़ा ऑरा है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सरकारें चेंज होती हैं एंटी इनकम्बेंसी पे, और पूरे निज़ाम चेंज होते हैं, एंड ऑलवेज थिंग्स गेट बेटर। और दूसरी बात, अभी सर सैयद साहब की बात की, मेरे ख्याल में अगर सर सैयद साहब जिंदा भी होते तो खुद से वो कहते कि भाई अब दूसरे लोग इसको लें। और बिकॉज आफ्टर यू वर्क फॉर 15 ईयर्स, जमहूरी निज़ाम की बात कर रहे हैं। हाँ, जमहूरी चुनाव हो रहा है, लेकिन अगर मेरे ख्याल में अगर सर सैयद साहब होते तो न लड़ते। वो कहते दूसरों को दो, वी हैव डन इन 15 ईयर्स। मेरा अपना ख्याल है, कोई भी आदमी किसी भी इस तरह के इदारे में, वहां पे पहली बात, किसी भी तरह के जो भी इदारे हैं, नोबडी है। डॉक्टर करण सिंह कभी नहीं रहे 3 साल से, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े इंडियन हैबिटेट सेंटर में, इंडिया इंटरनेट सेंटर में नहीं रहे, दूसरों को मौका मिला। और आरिफ साहब का जो स्टेचर है, मैं सिराज साहब के साथ जस्ट मतलब 1.5 साल से मैं आरिफ भाई को बोल रहा था कि आप लड़ें, वो हमेशा कह रहे थे मैं यूनानिमस हूंगा। आई वॉज ऑल्सो इन द पैनल ऑफ द सिराज भाई, लेकिन इस प्रिंसिपल पे कि बिकॉज आई वॉज सो कन्विंस्ड कि आरिफ भाई विल एलिवेट द स्टेटस, द पोजिशन, द प्रेस्टीज, द प्रोमिनेंस ऑफ दिस सेंटर automatically, because he is now considered among the few intellectuals who are being appreciated across the board, across the ideological thinking. So that's why we are so committed. चाहिए था। मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। सलामतुल्लाह साहब, इतनी सारी खूबियां आरिफ मोहम्मद खान साहब की बताई, और ये भी कह दिया कि ठीक है जी, आपने इतने साल कर लिए खिदमत, तमाम चीज़ें हो गई, बिल्डिंग बन गई, अब छोड़ देना चाहिए था, और वो ज़्यादा डिजर्विंग है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। आरिफ साहब का स्टेचर बहुत बड़ा है, हमारे साथी हैं, 40 साल से साथी हैं। हम इनकी तरह उनके लिए छोटी दुआ नहीं करते, हम उनके लिए वजीर आजम की दुआ करते हैं कि मुल्क में बड़ा लें, वजीर आजम बने। उनका स्टेचर वहाँ का है, छोटा ना करें, उनका कद छोटा ना करें। हम इस सेंटरी को इतना ऊंचा कर दे रहे हैं कि वो वजीर आजम का स्टेचर उसके बराबर हो जाए। ठीक है। आरिफ साहब की बड़ी तारीफें हो रही हैं। आरिफ साहब हैज नो कंट्रीब्यूशन फॉर मुस्लिम्स।
आरएसएस के वो तारीफ करने वाले हैं, आरएसएस उनकी आइडियल है। हुकूमत में रहे, माइनॉरिटी के खिलाफ बोला, 3 तलाक के खिलाफ बोला, मुस्लिम पसला के खिलाफ बोला, ये सब बातें छपी हुई हैं। सवाल ये है कि आपकी सोच इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के सिर्फ इलेक्शन लड़ने की है, 5 साल बाद आने की है, या कौम के लिए कुछ करने की भी है? ये आपको जवाब देना होगा। अनीस दुर्रानी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जाहिर सी बात, देखिए जमहूरी निज़ाम में तो मुझे सबसे पूछना है। बिल्कुल बिल्कुल डिजर्विंग है, तमाम खूबियां बयान की हैं अतर साहब ने, लेकिन वही ये सवाल है कि जो एक पूरा सियासी जो प्रोफाइल है और उसके बाद इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और जो सेंटर रिप्रेजेंट करता है, उनकी जो तमाम जो माजी की चीज़ें हैं जो कि माजिद देवबंदी साहब ने सामने रखी, वो खिलाफ जाती हैं। देखिए, माजी तो हर आदमी का अलग चीज़ हो सकती है। दूसरी बात तो बात ये है कि इस्लाम के अंदर 72 फ़िरक़े हैं और उनमें कोई किसी को काफिर नहीं, मतलब कहने लगे हैं लोग अब, लेकिन कोई काफिर नहीं माना जाता टेक्निकली तौर पर। तो इसी तरीके से आरिफ साहब का एक राय, कुछ चीज़ों के बारे में अलग राय है और उनकी कोई राय खिलाफ शरा या खिलाफ कानून नहीं है। इंटरप्रिटेशन का फ़र्क है, वो एक चीज़ को एक एंगल से देखते हैं और दूसरे लोग उसको दूसरे एंगल से देखते हैं। तो ये कोई मजहबी जंग नहीं हो रही। बुनियादी बात जो आप उस वक्त माइक ले गए थे, मैं कह नहीं सका। दूसरा इसका अहम मकसद ये था कि तमाम फिरकों के दरमियान आपस में भाईचारा पैदा करना, उनको दरमियान जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करना। क्योंकि सबसे बड़ा जो क्राइसिस इस वक्त मुल्क में है वो ये है कि मुल्क 2 फिरकों में बट रहा है, उनको बांटा जा रहा है सियासी के मकासद। सिराज साहब ने ये काम नहीं किया। सिराज साहब ने ये काम नहीं किया। सिराज साहब का मेराज ये है इसमें सोचने की कि वो ईद मिलन कराते हैं, वो क्रिसमस पार्टी कराते हैं, गुरु नानक देव मनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये काम तो मामूली मंडी कमेटियां करती हैं, मोहल्ला सुधार कमेटियां करती हैं। ये काम वो नहीं है जिसको कहा जाए कि जिससे दोनों सब फिरकों के दरमियान कोई हम आहंगी पैदा होगी। सोशल गैथ होती है। बुनियादी बात यह कि उस पर लेक्चर होते, इस पर सेमिनार होते, इस पर कुछ कायदे का काम किए जाते, बुलाए जाते लोग जो इन गलत फहमियों को दूर करते। वो गलत फहमियां दूर नहीं, फुरकान साहब कहते हैं जो काम किए गए अब तक जो है सिराज साहब के जरिए, वो तो कोई भी मंडी और कॉलोनी की समिति और कमेटी और RWA कर सकती है। उन्होंने ऐसा क्या नया किया? ऐसा है, अभी मैं 24 घंटे के लिए टेस्ट ही हूँ वहाँ का। पिछला इलेक्शन में नहीं जीता था, ये भी रहे 5 साल। जितने ये अपनी अपनी सोच की बात है, जिसकी जहाँ तक जहन है वो मंडी की बात कराए, जो भी है मैं भी कर सकता हूँ। जितने चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि ये मकसद था इसका बनाने का, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वहाँ ना हुई हो। किसी भी मुल्क का बड़े से बड़ा नुमाइंदा वहाँ आया, वहाँ पे एम्बेसडर्स आए, वहाँ पे कुरान का कंपटीशन हुआ, वहाँ पे बड़े बड़े सेमिनार हुए। लोग गलत कहते हैं और झूठ बोले तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं। वो तो कोई भी झूठ बोल सकता है और ये झूठ का ज़माना। यानी बातें जो हो रही हैं वो घुमा फिरा के की जा रही हैं कि साहब यहाँ के दावे हैं और फिर वहाँ पर जाकर के वो बातें कुछ की कुछ हो जाती हैं। क्या लग रहा है आपने? मेरा सवाल ये है, जैदी साहब आप बड़े बुजुर्ग हैं मेरे, बड़े अदब से मैं पूछना चाह रहा हूँ, वहाँ पर ये सारे सवाल उठाए गए सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के साथ कि इन्होंने ये नहीं किया, ये नहीं किया। आरिफ मोहम्मद खान साहब माशाल्लाह एक बड़ा नाम है और एक बहुत कम उम्र में मंत्री हो गए, तमाम ओहदे उनके पास है, इंटेलेक्चुअल भी हैं। बतौर मेंबर, बतौर दानिश्वर, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा? मुझे आप थोड़ा सा बोल जी यहाँ काम हुए हैं। बात ये सिर्फ इतनी है कि एक बच्चा स्कूल जाता है, शुरुआती लेवल के काम हुए हैं। शुरुआती एजुकेशन के बाद वो यूनिवर्सिटी में जाता है, उससे पहले वो और हायर एजुकेशन में जाता है। तो ज़रूरत है हायर एजुकेशन के काम होने की। मैं मिसाल के लिए हायर एजुकेशन कह रहा हूँ। इसके आगाज़ व मकासिद में बुके देना, त्योहारों को मनाना बिल्कुल शामिल था। लेकिन इसके अलगाज़ मकासद की मेराज ये है कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के बीच में एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग बढ़े, एक दूसरे के समझें। मुसलमानों की जो गलतफहमी हिंदुओं में, वो मुसलमान क्या करते हैं कि साहब वो दरवाजे में पर्दा पड़ा रहता है, बहनों से शादी करते हैं, दूसरों को काट देते हैं, मार देते हैं। अगर आप किसी को नहीं जानते तो आप इस अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट नहीं कर सकते। इसका ये वाला फेज ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, जो दो बड़ी कम्युनिटी के बीच में है, वो पूरी खत्म नहीं कर पाऊंगा। देखिए बहुत टाइम है मेरे पास, वापस आऊंगा, आपके पास खड़ा रहूंगा तो सबको मैं बात नहीं कर पाऊंगा।
वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाए, भाईचारगी जो है वो पैदा नहीं कर पाए, जो मकासद थे उसके अगराज मकासद, उसमें जर्नल निकालना था, थिंक टैंक बनाना था, तमाम चीज़ें, क्या कोई ऐसा काम किया है? जी हाँ, बिल्कुल किया है। जर्नल मैं आपको अभी दिखाता हूँ क्या क्या प्रिंट किया है। हाँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कहते हैं कि 2 कम्युनिटी में ब्रिज का काम 700 गैर मुस्लिम मेंबर बनाए गए। अच्छा, 700 गैर मुस्लिम मेंबर बनाए गए हैं। जी जी। ये क्या कहता है, किस तरफ ले जाता है? जी जी। और मैं मतलब गुस्ताखी के साथ, माफ़ी के साथ, कि ये ठेकेदारी इस्लामिक सेंटर की नहीं है कि मुल्क की ये काम ये पाड़, औरों की भी जिम्मेदारियां हैं। वन साइडेड ट्रैफिक नहीं है, दूसरी साइड की भी जिम्मेदारी है। अफसोस ये है कि हम आज इस अपने आप को इतना हमने गिरा लिया कि हम बस ये जिम्मेदारी बस हमारी है, हमने इसको ओढ़ लिया। अच्छा। जबकि हम यहाँ किस तरह ट्रीट होते हैं ये नहीं सोच रहा कोई। सही बात है। देखिए मैं आ रहा हूँ, तस्लीम साहब के पास ही आ रहा हूँ। लगातार बातें यही हो रही हैं कि जो हम आएंगी होनी चाहिए थी, भाईचारगी होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें नहीं हुई, लेकिन उन्हें तमाम एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे। एक प्रोसीजर होता है, जैसे कि जैदी साहब ने कहा, मैं इनकी बात की तारीफ भी करता हूँ, एक प्रोसीजर है। आप मुझे पहले प्राइमरी में, आप ही के पास आओ, प्राइमरी स्कूल में आए, फिर आप आगे गए, फिर हाई स्कूल में गए, तो एक आदमी कोई सदर बनते ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। देखिए 15 साल का समय जो टाइम है वो बहुत लंबा अरसा होता है। हाँ, सही बात है। इलेक्शन जब होते हैं 5 साल में हम सरकार बदल देते हैं, पार्लियामेंट में चेंजेस आ जाते हैं, लोग विधानसभा चेंज हो जाते हैं। जब आप लोकल लेवल से लेकर और सेंटर तक को चेंज करने की पावर रखते हैं, क्या आप गुलाम जहनियत रखते हैं? क्या पूरे पावर मतलब अपनी उसको दिखाने के बाद मेंबर्स के ऊपर अपना हवा रखना चाहते हैं? क्या दूसरे को राइट नहीं है? क्या कोई अपनी बात नहीं कह सकता है? वहाँ पे जो काम होते हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया। जी बिल्कुल, वो तो इस तरह से जैसे वो माल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल वो करते हैं। अच्छा। जिस तरीके से उनके यहाँ कैप्चर किए जाते हैं, अलीगढ़ में भी कैप्चर हुए, उनको वहाँ पे किया। बहुत सारी शिकायतें हैं। अच्छा। जो वहाँ पे जो है बैलेट पेपर को उठा लिया जाता है। इलेक्शन प्रोसेस में इनकी कमियां हैं। अच्छा। वो ये नहीं चाहते कि वो काबिज रहना चाहते हैं। मैं पहले बोला, आप मुझे बोलने दीजिएगा, भी टोकिएगा मत। आरिफ मोहम्मद खान साहब की कुर्बानी के बारे में बात हो रही थी, तो जब वो मिनिस्टर थे, उसके बाद में माइनॉरिटी करेक्टर की बात आई थी, तो इंदिरा गांधी जी ने उनको बुलाया था, शीला कौल मिनिस्टर थी, तो आपने उनको बताया कि किस तरीके से मुसलमान चाहते हैं। तो आरिफ मोहम्मद खान साहब ने इंदिरा जी को बताया कि आप पूरा इस्लामिक इनको दीजिए। तो उन्होंने जो हमारे अलीगढ़ से AMU कोर्ट है, जिसके थ्रू हम वाइस चांसलर का इंतखाब करते हैं, और जो वाइस चांसलर का इंतखाब होता है उसमें 98% मुसलमान उसके मेंबर हैं, और वो अपना चुनते हैं वाइस चांसलर। तो क्या आरिफ मोहम्मद की कम कामयाबी है? कामयाबी नहीं। अभी जो इलेक्शन हो रहा है, और अभी जो इलेक्शन हो रहा है ना, और उस क्राइटेरिया में उस सेंटर के मफाद के लिए क्या किया गया? एक और ये कहा कि आरिफ साहब की क्या उनका कंट्रीब्यूशन है। जब हम सरकार चलाते हैं, अगर हम खामोशी से उसको बर्दाश्त करते हैं, तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। खामोशी से बर्दाश्त करना भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आरिफ साहब वाज नॉट एग्री फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ अलीगढ़, और मेरे भाई ने कहा 2 बातें कही। आरिफ साहब का 2 फरवरी 2004 का उसमें जागरण में छपा हुआ बाकायदा उनकी खबर है, उनके फोटो के साथ। उन्होंने कहा मैं RSS की सोच के साथ हूं। एक बात। दूसरी बात, मेरे भाई ने कहा कि 50 लाख रुपए उन्होंने दिए, सिराज साहब ने वापस लिए। 50 लाख तो उन्होंने चंदा दिया था, 50 लाख जो लोन दिया था वो उन्होंने वापस लिया। और एक बात आपसे और गुजारिश करूं कि पूरे 15 सालों में आरिफ साहब ये बता दें कि वो कितनी मीटिंग में आए। एक नेता मिलने आए, मैंने कहा हुजूर क्यों 5 साल से कोई दर्शन नहीं हुए? बोले हमारा मिलना इलेक्शन में शर्त है, और इससे पहले कोई इलेक्शन नहीं हुए। अच्छा, इससे पहले कोई इलेक्शन नहीं हुए। इल्जाम ये है कि इलेक्शन होने की वजह से ये हरकत है, उससे पहले कोई हरकत नहीं। ऐसा है कि जैसे अभी तस्लीम भाई ने भी कहा कि साइलेंट कोऑपरेशन इज आल्सो अ कोऑपरेशन, जो आपने बोला। अच्छा। दूसरी बात यह है कि सिराज भाई के यहाँ जो भी इस तरह का कोई ऐसा फंक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे किसी का इस तरह से मेंबर्स को बिलोंगिंगनेस नहीं हुई, उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया, ये एक सच बात है। इवन इनके जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी डिसीजन। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट, इट इज एब्सोल्यूट फैक्ट। और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो इसको डिनाई नहीं करेंगे। इसका सवाल, इसका जवाब तो एक मेंबर, मैं बहुत एक्टिव था वहां पे, बट यू नो आप जब एक डिसीजन अकेले, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो खुद ही करते रहेंगे। जब आप कोई भी सिंपोजियम नहीं हुआ, कोई भी जर्नल्स नहीं निकाले गए, कोई भी न्यूज लेटर्स नहीं निकाले गए, कोई, अरे 2 जर्नल होते हैं, अरे 2 शर्म आनी चाहिए, 2 जर्नल। देखिए जबान
आप देखिए अदब के साथ, अदब के दायरे, लेकिन आप ये अदब के दायरे, अदब के दायरे, अदब के दायरे, आप बोल चुके हैं, नहीं अदब के दायरे में बात करें, बोल तो चुके हैं, आपका सवाल के दायरे में बात हो गई। आपसे बात सुनिए, अगर और बातें करनी है आप मौजूद है, अदब के पास आऊंगा। आप जवाब दीजिए, बात अदब के दायरे, जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए जी। ये 1 2 3 ये बुक प्रिंट है जी, हर साल की बैलेंस शीट प्रिंट है बैलेंस शीट तो हर साल की। तो भाई एक ही दिन में आप जवान कर देंगे बच्चा पैदा होते ही। अच्छा दूसरी चीज, ठीक, मेंबरों का हक है, मेंबर अलग करते हैं, आप तो मेंबरों का हक अपने आप लिए ले रहे हैं। मेंबर अलग कर रहे हैं, करें, आप एक आदमी पे कीचड़ उछाले जा रहे हैं, ये गलत तरीका है, ये मेंबरों की बेइज्जती है, ये मेंबरों का राइट है। ठीक है, वो किसको चुनो किसको नहीं चुनेंगे ये मेंबर्स, मेंबरों का राइट है। आपने कहा, मैं वापस आ रहा हूं, आपने कहा कि जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैं उन तक के पास कोई हुकूक नहीं थे, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, एक शख्स की इन्वॉल्वमेंट मोनोपोली थी, एक किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। ठीक है, एब्सोल्युटली वो कमजोरी मेंबरान की गलत है, ये गलत है। मेंबरों की कमजोरी अगर है तो मेंबरान की कमजोरी है। प्लीज मुझे सुन लीजिए, मैं ना तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में थी, ना मैं पिछली दफा इलेक्शन मैंने फाइट किया था, ना मैं अपोजिशन में थी, मैं सिर्फ एक एज ए लेडी मैं उनके पास अपने कुछ प्रोग्राम लेके जाती हूँ। ये हकीकत है कि एकदम नहीं माने थे वो, कोई भी एकदम आदमी के प्रोग्राम लगे हुए हैं, वो एक सिस्टमेटिक काम है। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मेरे प्रोग्राम कराए, और मेरे क्या हमने अपने सेंटर के लोगों के लिए प्रोग्राम किए। और आप एक बात ये जो कहा जा रहा है बार बार, आरिफ मोहम्मद खां एक लीडर हैं, लीडर क्या नहीं करता कम्युनिटी के लिए। एक आदमी ने अपना घर दरबार सब छोड़ दिया, उनको हम मजनू कहते हैं इस्लामिक सेंटर का। आप हमेशा जाइए 4 बजे के बाद सिरा साहब मिल जाते हैं वहाँ पर, आप इनसे कहो हमें कभी आरिफ मोहम्मद खान साहब हमें कहीं नजर नहीं आए वहाँ पर, आज वो इलेक्शन के चक्कर में आ रहे हैं, क्या बनाएंगे सेंटर का। आरिफ खान साहब कभी नजर नहीं आए, आ रहा हूँ, सबको मौका दूंगा, बात करूंगा। देखिए आप मैं थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैंने मांगा। एक तो देखिए अभी हमारे दोस्त सलामत साहब दिखा रहे थे, इसमें देखिए जनरल कौन सा है। मेरे ख्याल से एक जनरल की परिभाषा जैसे सिराज साहब नहीं जानते, ऐसे सलामत भाई भी नहीं जानते हैं। जनरल वो होता है किसी चीज़ पे रिसर्च करी जाए, कुछ उसका एक पेपर तैयार किया जाए सब्जेक्ट के ऊपर। ये तो खबरनामे हैं, इसके आज सेंटर में ये हुआ, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन कोई अदबी जो बुनियादी मकसद था कि लोगों को कम्युनिटी को जोड़ने का, गलतफहमियों को दूर करने का। नहीं, वो कहते 700 तो गैर मुस्लिम मेंबर बनाए उन्होंने। मेंबरशिप तो शुरू से चली आ रही है। अच्छा, मेंबरशिप इसके बाद सबसे पहले मेंबरों के अंदर बलराम जाखड़ थे, इसके मेंबरों के अंदर भीषम नारायण सिंह थे, ठीक है, अशोक गहलोत जो राजस्थान दसियों मेंबर जो हैं वो बना ऐसे चले आ रहे हैं, कोई मनादी नहीं है। अफसोसनाक बात तो एक तो ये है कि पहली मर्तबा इस कदर बौखलाया हुआ है ये ग्रुप जो इलेक्शन लड़ रहा है इस वक्त, कि पहली मर्तबा तारीख में ये हुआ है, इन्होंने कहा कि साहब वो हिंदू मेंबर भी हमें सपोर्ट कर रहा है। यानी पहली बार हिंदू और मुसलमान की तफरीक इंडिया इस्लामिक सेंटर में सिराज साहब ने पैदा करी है। इससे पहले किसी भी इलेक्शन के अंदर ये नहीं हुआ, किसी भी इलेक्शन में ये नहीं हुआ। अब मेरी बात पूरी, चुनाव जो है ना पूरी तरीके से सियासी मोड़ पर है। मेंबर तो है 700, लेकिन दावे भी किए जा रहे हैं कि जो मेंबर जो हैं वो हमारे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आधा मिनट ज्यादा। हाँ बिल्कुल, गुजारिश है। बिल्कुल। पहली बात तो ये जो बोर्ड के मेंबर होते हैं, ट्रस्टी होते हैं और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, उन सबको एक एक जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक है, मुझे भी दी गई, पब्लिक से जोड़ने का काम मेरा था, बाखूबी अंजाम दिया, लोग आए। इसी तरह से कोई अकाउंट देखता है, कोई कंस्ट्रक्शन देखता है, वर्क ऑफ डिवीजन। दरअसल झूठ का जमाना है ना, और झूठ में सहारा देते हैं। जब मेरे भाई ये बैठे हुए हैं, ये भी होंगे तो इनको भी काम दिया गया, नॉमिनेट होके आए थे गवर्नमेंट से, आज़ाद साहब ने बनाया था इनको। क्या जब कभी उठ के नहीं दिया सर के अलावा, सब काम होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ 5 साल बोल रहा हूँ, सबको काम बटा हुआ, बाखूबी अंजाम में ना देते तो ये बन के खड़ा ना हो जाता। जी जी, काम सारे हुए हैं। मैं आ रहा हूँ तस्लीम साहब, जब जो पूरी टीम बनेगी, जाहिर सी बात है कि एक शख्स जो है अपने लेवल पे कुछ नहीं कर सकता, उसको एक पूरी टीम चाहिए। वो टीम काम अच्छा करे या खराब करे, कुछ भी है, काम डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होते, काम हुए ही नहीं, ये कहाँ से जाए? मेरे दोस्त ने कहा, अतर भाई ने, कि वहाँ 1 मैन शो है। अच्छा,
और उनकी आदत है, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। जब वो किसी को अपने साथ शामिल करना चाहते ही नहीं है, न दूसरे की बात सुनना चाहते, उसका एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मैंने 2013 में अप्लाई किया था, मुझे एसोसिएट मेंबर ऑफर किया, और उसके बाद में जब मैं एसोसिएट बनने का अहल था, लाइफ मेंबर क्यों काट दिया, मुझे नहीं दिया गया। जबकि मैं पिछले, मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मैं पोलिंग एजेंट रहा यामीन कुरैशी साहब का, जेड के फैजान साहब का, और मेरे काबिल दोस्त मेरे बड़े भाई सलामतुल्लाह साहब जैसे को भी मेंबर नहीं बनाया। इनकी मनमर्जी चलती है, इनकी मनमर्जी चलती है। जो गुलाम जहन के लोग होते हैं उनको ही ऑफर, गुलाम जहन, बड़ा 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 इल्जाम लगा दिया साहब। सलामतुल्लाह साहब तो मेंबर नहीं है, लेकिन जो मेंबरान हैं, मैंने अप्लाई नहीं करा अब तक, चले जो वोट डाल रहे हैं उनके लिए एक बड़ा जबरदस्त तंज है। देखिए, ये तो असल में हमारे छोटे भाई ने सारे मेंबरों को गुलाम साबित कर दिया। सिराज भाई का तो ये तो हमारी सबकी तौहीन कर दी इन्होंने। हमारे बड़े प्यारे छोटे भाई मेंबरों की तौहीन, लेकिन मेंबरों की तौहीन करी, सबकी तौहीन कर दी। ऐसा कुछ नहीं है, कुल मेंबरों की तौहीन, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होती हैं, उसमें मुखालफतें भी होती हैं, आवाज़ें भी उठती हैं, और इशूज़ पर बहस भी होती है, मुबाहिसा भी होता है, और हमारे काबिल मेंबरान यहाँ मौजूद हैं, वो भी उसमें शरीक हुए। अनीस साहब की बात कभी रखी गई, कभी मानी गई, या बाकी जो मेंबरान हैं, कई एक्टिव लोग हैं जो उनको छोड़ के आ गए, उनके साथ थे? अनीस साहब की बात हमेशा सुनी गई, हाउस में बोले, और हाउस में हमेशा इनकी बात को, जो बातें ठीक थी उसको हमने भी रियलाइज़ किया, एक्सेप्ट किया, मशवरे भी हुए फाइनेंस के ताल्लुक से, जो मशवरे दिए, जिस बात पे बहस हुई। लेकिन अब ये चाहें कि हरफ गलत की तरह सिराज कुरैशी साहब को या उनके पैनल या उनके बोर्ड को मिटा दें, तो ये तो मुश्किल काम है डेमोक्रेसी में। 10 सेकंड की इजाज़त चाहता हूँ। तस्लीम भाई ने 2 बातें कही कि गुलाम जहन के लोग मेंबर बनते हैं। एक तो मुझे इस पर एहतजाज करना है, दूसरे अफसोस इनकी शख्सियत पर है कि सिराज साहब ने इन्हें गुलाम बनाना भी पसंद नहीं किया। मैं इस अफसोस में उनके साथ शामिल हूँ। मेरे बचपन के साथी ने कहा जर्नल रिसर्च का होता है। मेरे भाई ने कहीं तो रिसर्च करी नहीं, अब इस्लामिक सेंटर पर रिसर्च कर रहे हैं, इनको पीएचडी जरूर दिलवा देंगे, बाकी कुछ भी लेना मिले। जी अनीस साहब, तमाम चीज़ें अब देखिए, अब हमारे पास सिर्फ आज का ही दिन है, कल तो सीधी सी बात है, सबके जो वोट है वो बैलेट बॉक्स में चले जाएंगे, परसों नतीजे आ जाएंगे। मैं 2 बातों सिर्फ बोलना चाहूँगा। एक तो ये कि अभी मेरे दोस्त माजिद साहब ने कहा कि वो आरएसएस के और ये होता है। अरे भाई, ये खुद वाजपेयी हिमायत कमेटी के पैदा करने वाले सिराज कुरैशी साहब, जिस वक्त ये वाजपेयी जी की हुकूमत थी, तो ये उनकी बस के अंदर सवार होकर पूरी हिमायत कमेटी घूमी है। उसके अंदर सिराज साहब थे, किस हैसियत से थे, या ये कुछ सियासी वर्कर थे या कोई उनके पार्टी के वर्कर थे? इस्लामिक सेंटर के सदर की हैसियत से इन्होंने पूरे मुसलमानों का सौदा वहाँ पर किया इस तक। अच्छा, मुसलमानों का सौदा कर दिया, बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया कि साहब उस यानी वाजपेयी सरकार में, और अब मोदी जी से मिलने पता नहीं कितनी बार जा चुके हैं। तो ये क्या है? फिर ये कहना कि सियासत का अखाड़ा नहीं बनने दूंगा, दूसरों पर ये इल्जाम लगाना सियासत का अखाड़ा नहीं बनने दूंगा। बहैसियत सदर सिराजुद्दीन कुरैशी मोदी जी से, इंदिरा जी से, सोनिया जी से, राहुल गांधी या वाजपेयी जी से मिले या उनके यहाँ गए या बैठे उठे, वो बात अपनी जगह है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ और शरीयत के मुकाबले पे ना उन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई मुखालफत की, ना लीगल मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार के ख़िलाफ़ बोले, ना 3 तलाक़ के ख़िलाफ़ बोले। बताएं, सरकारों से मिलना, उनके नुमाइंदों से मिलना, प्रधानमंत्री से मिलना, वजीरों से मिलना, क्या गलत है ये? नहीं, वो तो बिल्कुल गलत नहीं है और कोई कहता नहीं है, और इसी तरह दूसरों पे भी इल्ज़ाम ये नहीं लगाना चाहिए। मैं एक बात अभी ये कह रहा था सलामुल्लाह साहब से कि अगर ये एक वीकली न्यूज़लेटर भी निकलता है तो कम से कम 720 लेटर्स निकलने चाहिए थे। अच्छा। या जर्नल्स या जो सिंपोजियम की बात कर रहे हैं जहां पे ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, जहां पे लोगों को बुलाया जाए और बोला जाए कि ये एक प्रॉब्लम्स है या एक इशू है, वेदर इट इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल, उसको बतौर प्लेटफॉर्म करके मेंबर्स को बुला के और दीगर दानिश्वरों को बुला के जो उस मामले में एक्सपर्ट्स हैं, एंड देयर इज अ ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड देयर इज समथिंग फॉलोड अप बाय अ रिटन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दैट एंड देन फॉलोड अप बाय द एक्शन to get that solution implemented। क्या वो कभी नहीं हुआ, वो कभी नहीं हुआ। लेकिन जो हुआ वो कम हुआ है। जैदी साहब आप प्लीज, हाँ बिल्कुल बोलिए, आप प्लीज मत बोलिए, मुझे बहुत देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि काम नहीं हुआ।
काम बिल्कुल हुआ है और हर फील्ड में हुआ। माशाल्लाह। अब अगर आपको उसे जज करना है कि काम को कितना काम हुआ है, तो आप पहले तो उसके आरकाज़ व मकासिद देखिए। ठीक है। यहाँ हमारे बेशतर मेंबर्स ने, सलामत भाई तो है ही नहीं, फुरकान भाई को फुर्सत नहीं मिलती। फुरकान भाई पहले रेलवे बोर्ड के भी चेयरमैन रहे हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमने इनका हर बार इलेक्शन लड़ाया है। बिल्कुल। अब आप यूपी की पॉलिटिक्स पे ज़्यादा रहते हैं, नेशनल लेवल के पॉलिटिशियन हैं। अरकाज़ मकासिद से जब आप टैली करेंगे तो ना कोई उस लेवल का, मैं लेवल की बात कर रहा हूँ, रेगुलर लेवल की बात कर रहा हूँ, ना डायलॉग में है बिटवीन द कम्युनिटीज़। अच्छा। के मुसलमानों के बारे में क्या गलतफहमी उनको है, उनके बारे में क्या गलतफहमी मुसलमानों को है। क्रिसमस तो मना लिया गया, क्रिसमस क्यों मनाया जाता है और उसके समाज पे क्या असरात होते हैं, इस पे डिस्कशन नहीं हुआ। ईद मिलन मिला लिया गया, ईद मिलन के क्या होते हैं, समझ रहे हैं आप। मैं बहुत ब्रीफ में कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में गांधी जी पे, नेहरू जी पे, दुनिया भर पे बहुत सस्ते में आपको हर किताब मुहैया हो जाएगी। ना सर सैयद पे आपको मिलेगी, ना मौलाना हजरत मोहानी पे मिलेगी, ना मौलाना शौकत अली मोहम्मद अली पे मिलेगी। इस्लामिक कल्चरल सेंटर का काम इतने छोटे लेवल का नहीं है। सिराज भाई ने अपना काम बड़ा बखूबी निभाया। जी जी। देखिए 15 साल जैदी साहब, ये सवालात उठाए गए, पहले ये सवालात उठाए गए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं फिर छोड़ दूंगा। तो मैं सिराज भाई को बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। अगर ये काम शुरू होने के बाद और अगली बार एजेंडा ये हो कि लखनऊ में एक और इस्लामिक कल्चरल सेंटर का बनाया जाएगा, तो मैं सिराज भाई की तरफ से बैठा हुआ हूँगा यहाँ। अच्छा। बिल्डिंग बनाने में, उसमें उनका बिजनेसमैन है और उनका एक्सपर्टाइज है। मैं बहुत लंबा, मैं अभी आ रहा हूँ, मुझे बताए क्या ये जो सेंटर बना, बिल्डिंग बन गई, ये आसान काम था? और अगर आसान नहीं था तो जो अगराज़ व मकासद पर हम बात कर रहे हैं, ये बार बार सवाल उठता है कि इन अगराज़ व मकासद पर हम इलेक्शन के वक्त ही बात क्यों करते हैं, एजेएम में बात क्यों नहीं करते, उससे पहले एहतजाज क्यों नहीं करते? अगर कोई आदमी इतना गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ पूरी तरीके से गोलबंदी क्यों नहीं करते? आप बोलने दीजिएगा बस। देखिए, पिछले 15 साल से एहतजाज वहाँ हो रहा है। अच्छा। और यामीन कुरैशी साहब बराबर मुसलसल आवाज़ वहाँ उठा रहे हैं। वो हमारे पास भी है। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की सारी बातें वहाँ उठाई हैं। बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं, क्योंकि वो सीए है, उनको अच्छी तरह से पता है, वो जानते हैं। रेस्पेक्टेड मेंबर जो वहाँ के मौजूद हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें किसको वोट देना है। वो अच्छी तरह से उनको मालूम है, उनका जहन किधर पहुँचा हुआ है। इस्लामिक सेंटर जो बना था, जो हमारे जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब थे और बेगम आबदा अहमद थी, सलमान खुर्शीद साहब थे, उसमें आपके चौधरी आरिफ साहब थे, ये बड़े कद्दावर थे और अलीगढ़ के मूवमेंट से निकले थे, सर सैयद के यहाँ से निकले थे, एएमयू से आए थे। उनका एक मकसद था कि हमें इंडिया के अंदर एक मिशन को बढ़ाना है, एजुकेशन को बढ़ाना है, आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग देनी है, हमें इस तरह के काम करने हैं, इंटरफेयर डायलॉग करने हैं। वहाँ कोई भी काम ऐसा नहीं मान लिया। अरे साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे बताइए 15 साल में एक आदमी ने काम नहीं किए तो उसको तो अब तक हार करके बाहर हो जाना चाहिए था। लगातार कैसे वो जीता रहा? देखिए, पूरा इलेक्शन का प्रोसेस इस किस्म का बना हुआ है। एक ज़माने में इसकी मेंबरशिप 1000 रुपये थी। अच्छा। और उस वक्त बहुत बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने बहुत सारे मेंबर अपने बनाए, तकरीबन 1800 के करीब मेंबर इन्होंने बनाए, 10,000 रुपये वाले। अच्छा। क्योंकि बेसिकली शुरू से इनका माइंड था कि इस सेक्टर को कैप्चर करना है। अच्छा। बस। और इसलिए इस वजह से बहुत सारे जगहों पर जो ये वोटिंग का जो पैटर्न है उसकी वजह से ये जीते हैं। अच्छा। और ना कोई इतना मजबूत उम्मीदवार उनके मुकाबले पर पहले कोई आया। सलमान खुर्शीद साहब ने, शकील उज़ ज़मान अंसारी साहब इतने मजबूत कैसे गए रहे साहब? सलमान खुर्शीद, सलमान खुर्शीद साहब अचानक यानी पहले से इलेक्शन की तैयारी नहीं थी। यहाँ तो इलेक्शन की तैयारी अगले साल की 1 साल पहले शुरू हो जाती है। सलमान तैयारी है नहीं, तैयारी अब तो इंशाल्लाह बिल्कुल। इसमें ये कहा जा रहा है कि अपनी मर्जी से मेंबर बनाए गए, पूरी तरीके से वो कैप्चर कर लेते हैं जैसा चाहते हैं। वो 15 साल से वो जो है धड़ल्ले से जीतते जा रहे हैं। देखिए साहब, हम तो डेमोक्रेसी में रहते हैं। डेमोक्रेसी में अगर कोई धड़ेले से भी जीत जाए तो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है। वो कोई गाली देकर लट चलाकर नहीं जीत रहे। ऐसी जोर जबरदस्ती तो नहीं? ऐसा जोर जबरदस्ती, मैंने तो मेंबर बना, आपने कहा 10,000 उन्होंने दिए, मैं मुझ गरीब शायर ने तो अपने पास से दिए थे तो मेंबर बना था। आखिर में एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये जमहूरियत है, जमहूरियत में हमें वो सब कुछ करना है जिसकी जमहूरियत ने हमें इजाजत दी। अभी मेरे भाई ने कहा कि और सेंटर बनने चाहिए। ऑलरेडी 3 सेंटर इन क्यों हैं? बॉम्बे में, हैदराबाद में,
तेलंगाना में खुशी की बात है कि दूसरे मुल्कों ने ऑफर किया है। अच्छा, ये हमारे लिए क्या फख्र की बात नहीं है? आज इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि वक्फ बोर्ड नहीं बनेगा। माफ कीजिएगा, आपके चैनल से बात अर्ज कर देना चाहता हूं कि 95% वक्फ बोर्ड की जमीनें मुसलमानों ने कब्जाई हुई हैं और आज ये साजिश हो रही है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर पे कब्जा कर लिया जाए, उससे मफादात हासिल किए जाए। इंशाअल्लाह मेंबर और मिल्लत के लोग ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमारा ताजमहल ही नहीं, हमारा वकार है, हमारा वकार है। सभी साहब क्या कहेंगी? जिस तरीके से देखिए इल्जामात लग रहे, अच्छी बात है, खुल के बात कर रहे हैं, महज़ब अंदाज में बात कर रहे हैं, लेकिन एक शख्स लगातार 15 साल से आ रहा है। एक तो उनका कहना है कि अभी बहुत हो गया, दूसरों को जिम्मेदारी देनी चाहिए। आप क्या कहते हैं कि जो सामने आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं या उससे पहले जो है, क्या वो उस लेवल के नहीं थे, क्या वो उस दमखम के नहीं थे, क्या सेंटर को आगे बढ़ा पाते? जो अगराज़ व मकासद की बात हो रही है वो सरकारों में रहे, वो आते तो ज़्यादा फ़ायदा होता। देखिए वो पब्लिक सब जानती है, एक्चुअली मेंबर जितने भी हैं वहाँ सब समझदार हैं, दिल्ली में रहने वाले हैं, उन्हें मालूम है कि जो लीडर्स हैं वो इतना टाइम नहीं दे पाएंगे जो सिराज साहब ने टाइम दिया है। एक इतने अच्छे बिजनेसमैन, एक सक्सेस बिजनेसमैन ने आके अपना वक्त दिया वहाँ पर। अगर आप मुझसे भी कहें कि मैं 1 घंटे रोज़ जाके वक्त दूंगी, मेरे ख्याल से मैं नहीं दे पाऊंगी। वजह देने के अलावा भी कोई बात है? वक्त देने के अलावा हम उन पर ट्रस्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो वो लोग भी करते हैं, आरिफ मोहम्मद खान साहब नहीं ट्रस्ट ये करते हैं कि वो वहाँ के लिए जो काम करें उससे ज़्यादा अगर किसी और दूसरे के हाथ में आ गया वो उतना भी नहीं करेगा। ये खत्म हो जाएगा सेंटर। दूसरी चीज़ मुझे बोलने दीजिए प्लीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे ऐसे ऐसे मेंबर भी हैं जो 2000 रुपये भी नहीं देना पसंद कर रहे हैं। एक आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी वहाँ सर्व कर दी, अपने बिजनेस का टाइम दिया, आप उसको क्या समझ रहे हैं? और ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ से कोई फंड आएगा और सिरा सबको सबको बांट देंगे और वहाँ हॉस्पिटल और वहाँ एजुकेशन सेंटर। और अभी उन्होंने एक मीटिंग में कहा भी है कि मैं, अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं सर सैयद स्टडी सेंटर बना दूंगा। और मेरी बात पूरी आता है, बहुत बातें हैं आपके पास, बहुत देर से हम इंतजार कर रहे थे और एक कुर्सी भी इंतजार कर रही थी। एयू आसिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। लगातार बातें, वादे, इरादे और दावे किए जाते रहे। आप भी एक अरसे से इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को, उसकी कारकर्दगी को और इलेक्शन को देखते आए। क्या लगता है आपकी नज़र में बतौर सहाफ़ी, क्या वाकई वहाँ पर काम हुए हैं? देखिए ये बात तो बहुत क्लियर है कि मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को जानता हूँ उस वक्त से जब चौधरी आरिफ इससे मुंसलिक थे। जी जी जी। और उन्होंने जिस अंदाज में इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, उसमें सबसे पहला काम जो है IAS कोचिंग का था, जो कि इस वक्त नहीं हो रहा। अच्छा। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस सिलसिले में ये पॉइंट या दूसरे पॉइंट जो हैं वो यकीनन काबिल तवज्जो हैं। लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के इस 15 साल के दौर में हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में एक अच्छा तारुफ गया है, एक अच्छा पैगाम गया है। जी जी। अब आपको काम की तरफ उनको तवज्जो देनी चाहिए। जिन बुनियादी कामों को इसमें लेकर चला गया था उसे और आगे बढ़ाना चाहिए। और ऐसे लोगों के हाथों में यकीनन ये अगर जाएगा, जो लोग सियासत के यकीनन बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, जिन्होंने राजीव गांधी के वक्त से निकल करके आपको बाहर एक अपना मुकाम बनाया है। लेकिन इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में जो लफ्ज़ इस्लामिक जुड़ा हुआ है, जी जी, उससे भी मुताबिकत कितना रखता है, ये सब कुछ उसको भी यकीनन देखना चाहिए। अगर आप नहीं देखेंगे तो जो मेन इश्यूज़ है इस्लाम से मुतल्लिक या कोर इश्यूज़ है, वो कहीं ऐसा ना हो कि पीछे छूट जाए और फिर उसकी मुखालफत यहीं से शुरू हो जाए। जी। अब तस्लीम साहब, सियासी बातें हो रही हैं, सेंटर की बातें हो रही हैं, लेकिन इस बीच हमारे बीच एक सहाफ़ी हैं और सहाफ़ी जो है किसी पार्टी का नहीं होता। उसने बड़ी सफाई से पहले तायद की, उनको कंडम भी किया, लेकिन उन बातों को भी सराहा जो सामने हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने सही बात रखी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरिफ मोहम्मद खान 12 साल से एक्टिव इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में नहीं है। नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, हो भी तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मैं ये जो बोलते हैं ना सियासी है, सियासी होना कोई गुला नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ जी, वो भी सियासी बैठे हैं, अनीस दुर्रानी साहब हैं, सलामतुल्लाह साहब हैं, सब सियासी जब होते हैं तभी हम दूसरों के काम करा सकते हैं। जब हवा पावर ही नहीं होगी हम किसी का कुछ नहीं करा सकते।
और आरिफ मोहम्मद खान को 12 साल से वो इस्लाम की स्टडी कर रहे हैं। आज उनको दानिश्वर कहा जाता है, इल्म की, इल्म और फिक्र के बारे में। हिंदुस्तान के मायानाज वो मतलब बन चुके हैं अल्लाह के फजल से। आरिफ मोहम्मद खान खुद आना नहीं चाहते थे, उनको मेंबर ही लेकर आए और बहुत लार्जर सेक्शन उनके साथ में खड़ा हुआ है। ये बात कह देना कि हम ये कर रहे हैं, देखिए मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि चेंज इज ऑलवेज बेटर फॉर फ्यूचर। चेंजेस चाहता है ये लोग, हालांकि जाहिर सी बात है कभी उस पाले में रहे, आज इस पाले में है, लेकिन सबकी मंशा ये है कि जो सेंटर है वो मायारी सेंटर बने, उसकी जो चीज़ें हैं वो और आगे बढ़े और आगे चले और पूरी कौम और मिल्लत को उसका फ़ायदा पहुँचे। देखिए मैं 3 चीज़ें कहूँगा। ये हमारे बच्चे हैं, बैठे हैं, सियासत करना शुरू की है भी, और हमने ही इनको ABCD सिखाई। अच्छा ठीक है। मैं ये कहूँगा, इन्होंने कहा कि कोई दो राय नहीं है, आरिफ भाई के स्टेचर में कोई कमी नहीं है, उनकी काबिलियत में कोई कमी नहीं है, उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं, स्टेचर ये नहीं है उनका। अच्छा। दूसरी चीज, आपने कहा आलिम है तो मौलाना राबे हसन अदनी को बना दिया जाए चेयरमैन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरी चीज, देखिए कोई भी आदमी घर से या जो बच्चा पैदा होता है हाफिज पैदा नहीं होता, पढ़ाया जाता है। हम सारे मुसलमानों की, खास तौर से पूरे हिंदुस्तान के और जितने मेंबरान हैं, उतनी ही जिम्मेदारी उनकी है, खाली सिराज साहब की नहीं है कि अगर कुछ खामियां हैं हम लोग मिलके बैठे। ये कोई लड़ाई का अखाड़ा तो नहीं है, मिलके बैठे, इसको आगे बढ़ाएं। जरूरी नहीं है मैं यहाँ आया हूँ, मेरे पास तो मेंबरशिप भी नहीं है, मैं ना किसी ओहदे का दावेदार हूँ, लेकिन मेरे दिल में दर्द है कि ये इदारा मुसलमानों का है, इसको बचाया जाए। एक अहम बात कह रहा हूँ कि मुगलों ने 200 साल पहले ताजमहल, लाल किला, ये इमारतें बनाई थी, उसके बाद से आज तक कोई मुस्लिम इदारे की इमारत नहीं बनी। अगर बनी है तो अब इस्लामिक सेंटर बनी है, बाकी सब गवर्नमेंट हड़प कर गई। हम अपनी जान दे देंगे, इस इदारे को हड़प नहीं करने देंगे, कब्जा नहीं करने देंगे। दानिश्वरी की बात हुई, उनकी दानिश्वरी को हम सलाम करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के एक दानिश्वर फतेह यहाँ आए हुए हैं वो भी नाम के दानिश्वर हैं। सलमान रुश्दी भी दानिश्वर है, तस्लीमा नसरीन भी दानिश्वर है, लेकिन माफ़ कीजिएगा, हमें ऐसे दानिश्वर नहीं चाहिए जो मिल्लत को बदनाम करें, मुस्लिम परसुला के खिलाफ बोले, 3 तलाक के खिलाफ बोले, कुरान के खिलाफ बोले, हदीस के खिलाफ बोले। ये बात थोड़ी है आप ये बात थोड़ी है आप नहीं, ये बात नहीं है कि आप जी टीवी पर बैठकर फतेह के साथ मदरसों के खिलाफ बोले। हमें वो आदमी बिल्कुल मंजूर नहीं है। नहीं, आपको मंजूर ना हो, लेकिन दूसरा जो तबका है, दूसरे जो लोग बैठे हैं वो तायद भी करते हैं, उनके साथ भी। ऐसा है कि आरिफ भाई ने आज तक कोई ऐसी बात नहीं कही जो कि कुरान और शरीयत के खिलाफ हो, पहली बात। अच्छा। दूसरी बात, जो उन्होंने बातें कही वो आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी तस्लीम की रिगार्डिंग शाहबानो केस। और एक बात, दूसरी बात, जो उन्होंने ट्रिपल तलाक की बात की, वो उसका पूरा आर्गुमेंट किया, और वहां पे पूरा जो कुरान शरीफ में जो पूरा जिक्र है उसके बारे में जब बताया, तो वहां पे एक बहुत बड़े आरएसएस के एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि इस्लाम और कुरान में तलाक के बारे में इतना फेयर और सही तरीके से उसका सिस्टम बनाया गया है, ये तो हम सबको कबूल कर लेना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट रिमूविंग द मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट इस्लाम। दूसरी बात, जो भी अगर आप इस दानिश्वर है, कोई अपना उसका आइडियोलॉजी है, लेकिन उससे आप किसी को तलब जबरदस्ती करके, झूठ करके और लोगों पे बहुतात लगा के, हमारा जो 7वां कलमा है उसमें लिखा है कि गलत बहुतात ना लगाइए किसी के ऊपर, तो हम ये तो बिल्कुल कुफ्र है। नहीं, किसने लगाया? अब जैसे लोग लगा रहे हैं कि वो तारीफ फतेह के साथ हैं, वो उनके साथ हैं, दिस इज व्हाट। नहीं, किसी ने नहीं देखा, कभी नहीं देखा, उन्होंने एक बुक लॉन्च की थी। नहीं, दूसरी बात, मैं एक बात और बताना चाह रहा था जो कि मैं भूल गया, वो एक सेकंड सर, देखिए फिर आप बोल लीजिए। अभी तक आप अपनी बात रखिए, मैं आपके पास खड़ा, अपनी बात करिए। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि हम लोग सिराज भाई की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं और जो कुछ उनका काम है उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। अब अचानक ऐसा क्या? अचानक की बात देख लिया कि मैंने उनको मैसेज दिया, मैंने उनको ये कहा कि देखिए सिराज भाई, यू हैव डन 15 years, नाउ यू शुड रिलैक्स एंड यू शुड हैव सम क्वाइट टाइम एंड यू शुड बिकम अ पैटर्न ऑफ इट, एंड योर इन्वॉल्वमेंट एंड स्टेटस इन इस्लामिक सेंटर विल नॉट कम डाउन। जैसा ये बात कह रहे थे सलामत भाई, हमने उनको ये बाकायदा ये मैसेज आपने कहा होगा, बिल्कुल कहा नहीं, मैसेज है, और हम यही बात कर रहे थे।
हम यही बात कर रहे थे कि बैठ के सब लोग कंट्रीब्यूट करें। ये बात मैंने बैठ के कंट्रीब्यूट करने की जब यहाँ कही थी तो ये कहा गया था क्या हम जमहूरी निजाम के खिलाफ जाएं, क्या हम इलेक्शन ना लड़े। देखिए ये मेरा मैसेज आपने कहा होगा, जरूर कहा होगा। आसिफ साहब, क्या ये क्राइटेरिया है कि एक आदमी 15 साल रह गया, अब उसको बज़िद नहीं होना चाहिए, कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए? अगर मेरे ख्याल में ये बात सही नहीं है। आप बात सुनिए। मेरे ख्याल में ये बात सही नहीं है। काम की बुनियाद पर एग्जैक्ट आपको फैसला करना चाहिए और आपको कोई क्रिटिसिज्म करना चाहिए। क्रिटिसिज्म का मतलब टू जज होता है और हमको उसी अंदाज में देखना चाहिए, जो कमियां हैं उसे बताना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इतना ज़रूर है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मुबारकबाद जो है IICC इसलिए है कि वहाँ एक जमहूरी निज़ाम है जी। हर मुद्दत के ख़त्म होने पर एक इलेक्शन होता है, ठीक है जी। और इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं है। इस पॉइंट पर सवाल उठ सकता है और उठना भी चाहिए कि जो जमहूरी अंदाज मशावरती टाइप का होना चाहिए था वो नहीं है, उसमें यकीनन कुछ ना कुछ कमी रही है जिसकी वजह से लोगों को शिकायत है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि सिराज साहब यकीनन इसके बिना पे कोई कुर्सी छोड़ दे? नहीं, ऐसा कोई अपना दावा छोड़ दे? नहीं, मेरे ख्याल में उनका मन में उन्होंने इसे जिस हिमालय की बुलंदी तक पहुँचाया है उसे आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन उन्हें इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि इसे सिर्फ आपको लॉजिंग और फूडिंग का सेंटर नहीं बनाएं, इसे बिजनेस का सेंटर नहीं बनाएं, बल्कि इसको आगे बढ़ाएं और इसे एक थिंक टैंक की शक्ल दें। यही हम लोग की कोशिश है, यही आरिफ भाई की कोशिश है, यही इसी इंडेवर में आ रहे हैं वो। देखिए ऐसा है कि जब जिम्मेदारियां मिलती हैं तो किसी का भी माजी उसके मुस्तकबिल का इशारा देता है। एक चीज़ सिराज साहब की 15 साल कारकर्दगी इस बात का इशारा देती है या नहीं देती है, ये मेंबरान तय करेंगे कि वो इस लायक हैं या नहीं। दूसरे जो फिर कि भाई चेंज होनी चाहिए, जब कोई बात नहीं मिलती कि चेंज होनी चाहिए, तो फिर 10 साल बाद कांग्रेस की सरकार ख़त्म हुई तो फिर मोदी जी की चेंज को और योगी जी की चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए उन लोगों। अच्छा, ठीक है। मैं बहुत मुख्तसर बात कर रहा हूँ। बिल्कुल आप जो जैसे ये आरिफ साहब को चाहते हैं आए, ऐसे ये लोग भी चाहते हैं कि सिराज साहब ना छोड़ें। सिराज साहब खुद नहीं चिपके हुए, सिराज साहब को वोटर कंधों पे उठाया हुआ है और वो उनके कंधे इतने मजबूत हैं कि वो वजन उठा रहे हैं और जिम्मेदारी उठा रहे हैं। अभी तक हमने कोई ऐसा कंधा नहीं देखा कि वो वजन उठा पाए और जिम्मेदारी उठा पाए। वो कंधा नहीं मिला, वो मजबूत कंधा नहीं मिल रहा है जी। सच को आरिफ साहब का कंधा इतना मजबूत है जो 15 साल में सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने किया। आरिफ साहब किस नई पॉलिसी के साथ, किस नए अगराज व मकासद के साथ, किस नई स्कीम के साथ आएंगे, किसको एक नई शक्ल दे पाए? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मेरी बहन ने एक बात कही कि उन्होंने अपना बिजनेस खत्म कर दिया। ये निज़ाम अल्लाह का है, किसको इसे रिजल्ट देगा किसको नहीं देगा। दूसरी बात ये है कि ये समझ लीजिए कि आप उनसे ये पूछिए कि जमीयतुल कुरैश में 15 साल से क्यों काबिज हैं। और नहीं सुनिए ना, वो भी वो कुरैश वो जब दूसरी चीज के ऊपर भी वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। हिंदुस्तान के अजीम दोनों वहां भी नहीं हरा पा, वो शख्स क्यों नहीं हारा? फर्जी वोटरों पे वो फर्जी वोटरों पे जीतते हैं, फर्जी वोटरों पे जीतते हैं और जो अहम लोग हैं वो लोग भी मेंबर नहीं है। आपको भी लगता है कि फर्जी वोटों पे जीतते हो? देखिए बिल्कुल इस इलेक्शन के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर के पास 300 के करीब हमने कंप्लेंटें दी हैं। जो यहाँ से बैलेट पेपर भेजे गए हैं उन लिफाफों के अंदर बजाय बैलेट पेपर के रद्दी कागज भेजे गए यहाँ से और उसका ऑन रिकॉर्ड शिकायत दर्ज कराई गई है। पिछले तीनों टेनियर वो फर्जी वोटों से जीते, बिल्कुल फर्जी वोटों से जीते हैं। तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था जब आप बीओटी में थे। नहीं, मैं उस वक्त बीओटी में नहीं था और मैं सिराज साहब का उन्होंने मिन्नत नहीं था। मैं गवर्नमेंट नॉमिनी था, मैं गवर्नमेंट नॉमिनी था। बेईमानी कर रहे हैं, सिराज कुरैशी बेईमान है, एक नंबर पे बेईमान है। बेईमान है सारे, पूरे बेईमान हो तुम, बिल्कुल बेईमान हो। अनिल भाई तुम्हें जानते नहीं हो, बिल्कुल बेईमान हो, जाती बात, बिल्कुल बेईमान हो। सिराज साहब बैठे।
टोटल बेईमानी नहीं है मेरे पास। इस्लामिक सेंटर में कीचड़ इस्लामिक सेंटर का क्या हाल बना रखा है आपने? हाल उसका इस्लामिक सेंटर का बूचड़खाना बना दिया तुमने साहब, सलामतुल्लाह मंडी बना दिया इस्लामिक सेंटर को, वहाँ बैठे रहते हैं। अरे छोड़ो जाओ, तुम पुली बनो। अरे भाई अच्छे माहौल, अरे भाई अच्छे माहौल में बात कीजिए ना। देखिए अरे भाई माहौल को खराब नहीं कीजिए। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के सिलसिले में डिस्कशन है। मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है कि मेरे बड़े भाइयों ने उस जबान का इस्तेमाल किया जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। हम सब भाई हैं। मैं आखिर में 2 शेर पढ़ के गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा के लिए दुख दर्द अपने दिल का किसी से कहेगा कौन, आपस में लड़ मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन, होंगे ना तुम तो लाएंगे भाई कहां से हम, होंगे ना हम तो फिर तुम्हें भाई कहेगा कौन। इसी सेंटर में अब आपको रहना है। अल्लाह के वास्ते वो जबान इख्तियार न कीजिए कि लोग आपकी दानिश्वरी पर अफसोस करें। आसिफ साहब, लास्ट कमेंट आपका। मेरे पास वक्त नहीं क्योंकि वक्त की कैद है मेरे पास। आपने लगातार दोनों तरफ के लोगों के बयानात सुने, बातें सुनी, वादे इरादे सुने, दावे भी सुने और अपने अपने सदर को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने पेश किया है वो भी सुना। क्या लगता है इस इमारत को, जिसको कोई ताजमहल कह रहा है, कोई कुतुब मीनार कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उस इमारत के मायार को बनाए रखने के लिए कैसे शख्स और कैसी शख्सियत की ज़रूरत है? एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो थिंक टैंक के कंसेप्ट को जो कि इसके बनाते वक्त कायम किया गया था उसको लेकर चल सके जी। और मैं समझता हूँ कि जो शुरू की जो चीज़ें थी बुनियादी वो यकीनन पूरी हो गई हैं। हाँ। और आपको अब जो आइंदा काम करने की बात है उसके सिलसिले में सिराज साहब को एक मौका और देना चाहिए जी। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे पास वक्त की किल्लत है। जैदी साहब आपका, दरसिंह साहब आपका भी और अनीस दुर्रानी साहब आपका भी। जाहिर सी बात है सलामतुल्लाह साहब जैसे लोग मेरे साथ बैठे रहे, मेयर साहब ने वक्त दिया, माजिद देवबंदी साहब ने नहीं होने देंगे, जान दे देंगे और आज वो शाम है कि सब कुछ आज तय हो जाना है रात में और कल जो है वो वोटिंग होनी है। बर्बाद कर दिया इस्लामिक सेंटर को आप लोगों ने। नतीजे आ जाने हैं और ये 7 तारीख का दिन ये तय कर देगा कि किसको लगा छक्का और किसके हाथ में आया सत्ता। तो इंतज़ार करिए। लेकिन एक दरख्वास्त ज़रूरी है कि तहज़ीब में दायरे में रहते हुए, तहज़ीब को बनाए रखते हुए, भाईचारगी को बनाए रखते हुए, इस जमहूरी निज़ाम को बनाए रखते हुए आप वोट करें और उस इमारत की खूबसूरती के साथ उसके मायार को भी बरकरार रखें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अगले हफ्ते में फिर हाजिर होऊंगा एक नए मुद्दे के साथ और एक नई टीम के साथ। अल्लाह हाफिज़।